हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो उसकी सभी यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैंने 30 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी हैं सिर्फ आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर की। तो आप लोग उसके लिए एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मैंने सभी यूनिट्स कंप्लीट करवा रखी हैं, तो आप लोग देख लीजिए, अपनी सभी यूनिट्स को पढ़ लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स का एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होता है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको मिलेंगी, और जिनका थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है तो उनके लिए भी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़िए। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपके सिलेबस में एक पोएट है W.B. ईस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है। अक्सर एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने और भी पोएट्स के ऊपर बना रखे हैं इस वीडियोस, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो W.B. ईस्ट, इनकी पोएम थी आपके सिलेबस में द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, तो भी मैंने करवा दिया है। उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी मैंने करवा दिया है। तो उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, या लिंक इन दोनों की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए आइए देखिए, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ जाता है वो किस टाइप से आता है। राइट एन एसे ऑन W.B. ईस्ट एज एन पोएट, यानी W.B. ईस्ट एक पोएट के रूप में कैसे हैं, इस पर एक निबंध लिखिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऑलवेज लॉन्ग क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो इसका आंसर भी अभी हम देखेंगे। अब यही एक क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछ सकता है। राइट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ W.B. ईस्ट एज ए पोएट, कि W.B. ईस्ट एक पोएट के रूप में कैसे हैं, उनकी विशेषताओं को लिखिए, उनके फीचर को लिखिए। और देखिए किस तरह से पूछ सकता है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ W.B. ईस्ट पोएट्री, कि W.B. ईस्ट की जो पोएट्री है उनकी विशेषताओं को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए। तो ये 3 तरीके से पूछ सकता है आपका ये प्रश्न, आपका ये क्वेश्चन। तो चलिए इसके आंसर को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन, फिर लिखिएगा W.B. ईस्ट द आयरिश पोएट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ द मॉडर्न एज। देखिए, W.B. ईस्ट एक आयरिश पोएट थे, और आयरिश पोएट इज वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि इनमें से बहुत ही प्रमुख, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख पोएट थे। यानी आयरिश पोएट जो भी थे उनमें से W.B. ईस्ट भी एक आयरिश पोएट थे, और उन पोएट्स में से बहुत ही प्रमुख पोएट थे मॉडर्न एज के। He harnessed his pen in the service of poetry for nearly 50 years. देखिए, harnessed मतलब होता है इस्तेमाल करना। तो ही harnessed, उन्होंने इस्तेमाल किया his pen, अपने पेन को। ये जो पेन मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, इसी पेन की बात हो रही है कि W.B. ईस्ट ने अपने पेन का यूज किया, इस्तेमाल किया। इन द सर्विस ऑफ पोएट्री, सर्विस मतलब सेवा करना, ऑफ पोएट्री यानी पोएट्री की सेवा करने में। फॉर नियरली 50 ईयर्स, लगभग 50 वर्षों तक, यानी कि लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने अपने पेन का इस्तेमाल पोएट्री की सेवा करने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं। देखिए, इन 50 ईयर्स, इन 50 वर्षों में ही इवॉल्वेड फ्रॉम ए ड्रीमर टू ए रियलिस्ट। देखिए, ही मतलब वह, इवॉल्वेड मतलब होता है विकसित करना या विकसित किया। फ्रॉम ए ड्रीमर, ड्रीमर मतलब होता है स्वप्न दृष्टा। और देखिए कहाँ थे हम, हाँ, रियलिस्ट, रियलिस्ट मतलब होता है यथार्थवादी। तो वह इन 50 वर्षों में स्वप्न दृष्टा से यथार्थवादी बन गए। क्योंकि अगर आप लोगों ने पोएम पढ़ी होगी द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, तो उसमें मेरे साथ मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से वो सोचते रहते हैं एक जगह को जहाँ पे बहुत सुकून शांति हो, तो बहुत कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो ये बहुत एक ड्रीमर पोएट भी थे। एंड फ्रॉम ए रियलिस्ट टू पैसियोनेट मेटाफिजिकल सीर, और देखिए एक यथार्थवादी से वह एक भावुक आध्यात्मिक दृष्टि तक पहुंच गए। थॉट एंड पैशन ड्रोव हिम ऑल हिज लाइफ। थॉट विचार, एंड और पैशन मतलब जुनून, ड्रोव पीछा किया,
तो विचार और जुनून ने जीवन भर उसका पीछा किया। किसका पीछा किया? ये जो पोएट की हम बात कर रहे हैं, W.B. ईस्ट का पीछा किया। ही वॉज ए पोएट ऑल टाइम, वो हमेशा एक बहुत अच्छे पोएट रहे, एंड अ ग्रेट पोएट, और एक बहुत महान पोएट रहे। ईस्ट वर्क इज यूनिफॉर्मली गुड। देखिए ईस्ट का जो वर्क था, जो कार्य था, कौन से कार्य की बात होती है? देखिए जब पोएट के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनकी यही कार्यों की बात होती है जो वो लिखते हैं, जो पोएट्री उन्होंने लिखी, जो पोएम्स लिखी, तो उसी वर्क की बात होती है। तो ईस्ट का जो वर्क था यूनिफॉर्मली मतलब होता है समान रूप से, तो गुड यानी कि अच्छा, समान रूप से इनका जो वर्क था बहुत अच्छा था। इवन थो यानी यद्यपि, ही राइट्स ऑन सच वेरीड सब्जेक्ट, तो इनका जो वर्क था वो समान रूप से बहुत अच्छा था, और उसके अलावा उन्होंने लिखा सच ऑन वेरीड सब्जेक्ट, विभिन्न सब्जेक्टों यानी विषयों पर, एज एंशिएंट लीजेंड। देखिए यहाँ पर अब उन सभी सब्जेक्ट की बात हो रही है जिन सभी सब्जेक्ट्स पर इन्होंने लिखा था। तो इन्होंने लिखा था एंशिएंट लेजेंड यानी कि प्राचीन कथाओं के ऊपर, मिथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथाएं, तो इन्होंने पौराणिक कथाओं के ऊपर भी लिखा, पॉलिटिक्स राजनीति के ऊपर भी लिखा, हिस्ट्री यानी उन्होंने इतिहास के बारे में भी लिखा, लव प्यार के बारे में भी लिखा, एंड इंडिविजुअल फ्रेंड्स, जो इंडिविजुअल फ्रेंड होते हैं उनके बारे में लिखा, एंड डिस्टिंक्ट इवेंट, और डिस्टिंक्ट इवेंट मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट मतलब होता है विशिष्ट, इवेंट्स मतलब होता है घटनाएं, तो विशिष्ट घटनाओं के ऊपर भी इन्होंने लिखा, एंड मेक्स न्यू मिथ्स ऑफ हिज ओन। तो देखिए उसके अलावा उन्होंने न्यू मिथ्स बनाई, उन्होंने खुद से बहुत सारी न्यू मिथ्स बनाई। ही इज अ फेमस रोमांटिक पोएट। जो W.B. ईस्ट थे वो बहुत ही एक रोमांटिक फेमस प्रसिद्ध पोएट थे, ये एक रोमांटिक पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। लाइक जैसे कि वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्स के बारे में भी आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। इनकी एक पोएम है आपके सिलेबस में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, तो वो भी मैंने करा रखी है। तो W.B. ईस्ट वर्ड्सवर्थ की तरह एक रोमांटिक पोएट थे, शैली की तरह थे, और किट्स की तरह थे। तो किट्स भी आपके सिलेबस में है, जॉन किट्स, तो इनकी भी पोएम है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ये आपके सिलेबस में। यानी कि इन्हीं की तरह W.B. ईस्ट भी रोमांटिक पोएट थे। ही लव्स नेचर एंड इंस्पायर ऑल टू कम बैक टू नेचर। ही लव्स नेचर, वो प्रेम करते थे नेचर से, प्रकृति से वो प्यार करते थे, एंड यानी और इंस्पायर प्रेरित किया, लोगों को प्रेरणा दी, ऑल टू कम बैक टू नेचर की उन्हें प्रकृति की तरफ लौट कर आना है, और ये प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, तो इसीलिए उन्होंने लोगों को भी प्रेरणा दी, इंस्पायर किया लोगों को कि सभी को प्रकृति की तरफ ही लौट कर आना है। अब देखिए अगला हेडिंग है आपका हीज मिस्टिसिज्म। देखिए मिस्टिसिज्म मतलब होता है रहस्यवाद। तो अब आपका ये हेडिंग है, एग्जाम में ऐसा ही आप लोग लिखिएगा। Mystic notes runs through its poetry from the beginning to end of his career। देखिए मिस्टिक्स नोट्स जो रहस्यवादी नोट थे, रन हुए, दौड़े, थ्रू ईस्ट पोएट्री के थ्रू वो दौड़े, मिस्टिक रहस्य की बात हो रही है। यानी कि इनकी पोएट्री में हमें मिस्टिक भी देखने को मिल रही है। फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरू से लेकर के, एंड यानी अंत तक, ऑफ हिज कैरियर यानी उनके कैरियर की शुरुआत से लेकर के अंत तक हमें मिस्टिक देखने को यानी रहस्यवादी इनकी पोएट्री में देखने को मिली। द वर्ल्ड ऑफ ईस्ट पोएट्री इज वर्ल्ड ऑफ ए मिस्टिक विजनरी इन विच द गॉड्स एंड फेरीज। देखिए द वर्ल्ड ऑफ ईस्ट पोएट्री यानी कि ईस्ट की जो पोएट्री की दुनिया है, इज द वर्ल्ड ऑफ ए मिस्टिक विजनरी। तो ईस्ट की जो पोएट्री की दुनिया है, मिस्टिक मतलब देखिए होता है रहस्य, और विजनरी मतलब होता है काल्पनिक। तो इनकी पोएट्री की दुनिया एक रहस्यवाद काल्पनिक की दुनिया है। देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था इनकी पोएम द लेक आइजल ऑफ इन्सफ्री,
तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह वो कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं एक ऐसी जगह की जहाँ पे सुकून और शांति हो। तो ये क्या है कि वो बैठे कहीं और है मगर दूसरी जगह को एकदम वो अपने दिमाग में, अपने ख्यालों में, अपने दिल में उतार लिए हैं, उसी की कल्पना किए जा रहे हैं। तो हमें इनकी पोएट्री में काल्पनिक देखने को भी मिलता है। तो इनकी जो पोएट्री की दुनिया थी वो रहस्यवादी काल्पनिक दुनिया है, इन विच जिसमें यानी इनकी पोएट्रीज में द गॉड्स एंड फेरीज, गॉड यानी कि ईश्वर से रिलेटेड चीजें और फेरीज यानी परियों से रिलेटेड, ऑफ केल्टिक मिथोलॉजी लाइव अगेन। देखिए तो सेल्टिक मिथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाएं फिर से जीवित हो गईं। ही इज आल्सो बिलीव इन मैजिक एंड ऑकल्ट। ही आल्सो वो बिलीव करते हैं, देखिए वो भी बिलीव करते हैं इन मैजिक जादू में, एंड ऑकल्ट मतलब होता है रहस्यमय। तो वो जादू और रहस्यमय में भी बहुत बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। आपका अगला हेडिंग है द यूज ऑफ सिंबल्स। यूज मतलब इस्तेमाल, ऑफ सिंबल्स प्रतीकों का इस्तेमाल करना या संकेतों का इस्तेमाल करना। तो W.B. Yeats एक सिंबलिस्ट पोएट भी हैं क्योंकि इन्होंने अपनी पोएम्स में सिंबल्स का भी यूज किया है। ईस्ट वॉज ए सिंबलिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ हिज कैरियर। देखिए ईस्ट वॉज ए सिंबलिस्ट यानी ईस्ट थे एक सिंबलिस्ट पोएट, फ्रॉम यानी से द बिगिनिंग यानी अपने कैरियर की शुरुआत से लेकर एंड तक इनके कैरियर में सिंबल्स हमें देखने को मिला। तो इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत से लेकर अंत तक सिंबल का यूज किया, तो ये एक सिंबलिस्ट पोएट भी थे। इन द अर्ली फेजेज ऑफ हिज कैरियर। देखिए इन द अर्ली फेजेज मतलब होता है कि अपने कैरियर के प्रारंभिक चरण में, यानी कि जब इनके कैरियर की शुरुआत हुई, इन्होंने अपने कैरियर की जब शुरुआत की, तो जब शुरुआत की उसी चरण में यानी एकदम सबसे पहली बार ए नंबर ऑफ हिज अर्ली पोएम्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द रोज सिंबल्स। तो इन्होंने अपने प्रारंभिक चरण में ही जो एक पोएम ऑर्गेनाइज्ड की द रोज सिंबल्स, जिसमें सिंबल्स हैं। बट एज द ईयर्स पास्ड ऑन, बट लेकिन एज द ईयर्स पास यानी बहुत वर्षों के बीतने के बाद, ही सिंबल्स उनके प्रतीक बिकम यानी बन गए, कॉम्प्लेक्स यानी कठोर, पर्सनल एंड कॉम्प्लिकेटेड यानी कि इनके कुछ ही वर्षों के बाद इनके जो सिंबल्स थे, जो संकेत थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए, कठोर हो गए, पर्सनल हो गया और कॉम्प्लिकेटेड मतलब एकदम उलझे हुए हो गए, अपने आप में उलझे हुए जो समझ में जल्दी से न आए। तो इस तरह से आप याद रखिए कि ये एक सिंबलिस्ट पोएट थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में उसका यूज किया और फिर बाद में जो इनका सिंबल्स था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, पर्सनल और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब आपकी अगली हेडिंग है ही इज लिरिकल जीनियस, यानी कि वो एक लिरिकल पोएट भी हैं, उन्होंने लिरिक्स भी लिखी। ईस्ट वॉज इसेंटियली लिरिकल। देखिए इसेंटियली मतलब स्टूडेंट्स होता है अनिवार्य रूप से वो एक लिरिकल पोएट भी हैं या थे। इफ ही बिगैन हिज पोएटिक कैरियर, इफ ही बिगैन जब उन्होंने शुरुआत किया अपने पोएटिक कैरियर को, जब उन्होंने पोएम्स लिखना स्टार्ट किया विद ड्रामेटिक पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री के साथ उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। इट वॉज बिकॉज, यह क्यों था मतलब इन्होंने ड्रामेटिक पोएट्री की शुरुआत क्यों की थी अपने कैरियर में सबसे पहले, क्योंकि ऑफ हिज फादर, उनके जो पिता थे उनकी विश यानी इच्छा थी, हु प्रीफर जो पसंदीदा था, प्रीफर्ड मतलब होता है पसंदीदा, ड्रामेटिक पोएट्री टू लिरिकल यानी इनके फादर को पसंद रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने ड्रामेटिक पोएट्री की शुरुआत की थी अपने कैरियर में। ही रोट लिरिकल ऑफ सेवरल काइंड्स। देखिए ही रोट्स उन्होंने लिखा लिरिक्स, लिरिक्स फॉर्म ऑफ पोएट्री है तो उन्होंने लिरिक्स लिखा ऑफ सेवरल काइंड्स यानी अनेक प्रकार के, सेवरल मतलब होता है अनेक, काइंड्स मतलब प्रकार के। तो अब इन्होंने कौन कौन से लिरिक्स लिखे हैं देखिए, बहुत प्रकार के हैं। दीज लिरिक्स यानी यह लिरिक्स ऑफ ईस्ट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जो ये लिरिक्स हैं ईस्ट की, कैन यानी कर सकते हैं, ब्रॉडली मतलब मोटे तौर पर, बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज यानी कि 4 भागों में, 4 कैटेगरीज में
इनके लिरिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉडली का यूज हो रहा है, यानी मोटे तौर पर हम 4 भागों में इनके लिरिक्स को बांट सकते हैं। देखिए जो पहला है, फर्स्ट लिरिक है वो है लिरिक्स ऑफ एस्केप। सेकेंड जो है इनकी लिरिक वो है पॉलिटिकल लिरिक्स। और जो थर्ड इनकी लिरिक की कैटेगरी है वो है लिरिक्स ऑफ रेमिनिसेंस। और जो फोर्थ है वो है लव लिरिक्स। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन, तो आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में नहीं आता। मैं आपको बता देती हूँ कि ये एग्जाम में आता ही आता है। और जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे स्टूडेंट्स, तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर अपलोड किया था, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि जो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें उस सिलेबस के जो राइटर थे उनके बारे में ही क्वेश्चंस आए थे लॉन्ग में। तो उसी तरह से आपके हर सेमेस्टर में ये राइटर के बारे में, पोएट्स के बारे में ही दे दिया जाता है कि एक पोएट के रूप में, एक रोमांटिक पोएट के रूप में ये कैसे हैं। तो इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें आपके लॉन्ग क्वेश्चन में दी जाएंगी। आप देखिए, आपका अगला हेडिंग है हिज लव ऑफ नेचर, यानी प्रकृति से उनका जो प्रेम था, क्योंकि ये प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ये एक नेचर से लव करते थे। ये कैसे पोएट थे? देखिए, नेचर कैप्टिवेट्स ईस्ट माइंड। देखिए, कैप्टिवेट्स मतलब होता है मोह लेना, तो प्रकृति ने कैप्टिवेट्स यानी मोह लिया ईस्ट माइंड। ईस्ट का जो दिमाग था, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट यहाँ पे पोएट का नाम है, पोएट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ईस्ट का जो दिमाग था उसको नेचर ने कैप्टिवेट्स कर लिया, यानी मोह लिया, अपनी तरफ एकदम खींच लिया। बट लेकिन इट इज नॉट ए मिस्टिक, यह नहीं था, इट इज नॉट, यह नहीं था एक मिस्टिक, ये एक रहस्य। मिस्टिक मतलब रहस्य, तो ये एक रहस्य नहीं था। ही डज नॉट फाइंड, उन्होंने नहीं पाया, एनी स्पिरिचुअल मीनिंग इन नेचर। एनी कोई स्पिरिचुअल मीनिंग, यानी स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, मीनिंग मतलब अर्थ, इन नेचर प्रकृति में, यानी उन्होंने नहीं पाया कोई आध्यात्मिक अर्थ प्रकृति में। He is elated and exalted at the sight of nature loveliness। देखिए, इलेटेड मतलब होता है उत्तेजित, और एक्सैल्टेड मतलब होता है ऊंचा, और साइट मतलब देखना, नेचर प्रकृति, और लव लाइनेस मतलब सुंदरता। तो उन्होंने देखा बहुत ही उत्तेजित होकर ऊंचाइयों से नेचर की सुंदरता को, क्योंकि ये नेचर से प्यार करते थे। तो जब नेचर की सुंदरता को उन्होंने देखा, उन्होंने नेचर की सुंदरता ने उनको उत्तेजित किया, अपनी ओर खींचा, कैप्टिवेट्स किया अपनी तरफ, तो ये नेचर से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। और इन्होंने नेचर पर भी बहुत ज्यादा लिखा है। इनकी जो पोएम है आपके सिलेबस में वो भी नेचर पर ही है, बैकग्राउंड उसका पूरा नेचर पर ही है। उन्होंने नेचर के बारे में ही बताया, और उन्होंने ऐसी जगह की ख्वाहिश भी की है उस पोएम में जहाँ पे नेचर के वो बहुत ज्यादा करीब हो। तो उनके देखने में जो आइसलैंड था इनिसफ्री, उनके लिए ऐसी जगह थी जो उनकी इच्छाओं को भी पूरा करे और उन्हें नेचर के भी करीब रखे। तो ही गिव्स एन एक्जिक्विस्ट पिक्चर ऑफ बर्ड्स। ही गिव्स उन्होंने दिया, एन एक्सक्विसिट मतलब होता है उत्कृष्ट, पिक्चर ऑफ बर्ड यानी उत्कृष्ट पिक्चर इन्होंने दी पक्षियों की, क्लाउड्स यानी बादलों की, लैंडस्केप्स मतलब होता है परिदृश्य की, सी मतलब समुद्र की, एंड कंट्री साइड यानी कंट्री साइड की, आइसलैंड की। इन हिज पोएट्री, देखिए इन्होंने प्रकृति से इतना प्रेम किया, इन्हें प्रकृति से इतनी मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया कि इन्होंने अपनी पोएट्री में बर्ड्स का, पक्षियों का, बादलों का, समुद्र का, आइसलैंड, हर एक चीज का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है अपनी पोएट्रीज में। इनकी पोएट्री आप जब पढ़ेंगे, इनकी हर एक पोएम आप पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने नेचर के बारे में एक्सप्लेन करके लिखा है अपनी पोएट्री के अंदर। तो आई होप आपको आज के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है आपके। और थॉमस ग्रे जो आपके सिलेबस में है, उनका भी मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है एज अ रोमांटिक पोएट, क्लासिकल पोएट के रूप में वो कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
तो आप उसको भी प्लेलिस्ट चेक करके पढ़ लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आइए, कमेंट करके मुझे बताइए। और अब आप लोग एग्जाम देने के बाद अपने बीए के 3rd सेमेस्टर में चले जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे और जो भी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पढ़ेंगे अपने 3rd सेमेस्टर में, तो उसकी भी यूनिट्स मैंने स्टार्ट कर दी है कंप्लीट करवाना। मैंने बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट भी करवा ली हैं। तो ये एग्जाम देने के बाद आप लोग उनको पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपनी हर सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़ने के लिए मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मिलेंगी, MCQ वीडियोस मिलेंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।